एडजॉइंट। बेसिक नाम जो है टॉपिक का एडजॉइंट है, ठीक। एडजॉइंट में होता क्या, आखिर एडजॉइंट का करेंगे क्या। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े उसमें डिटर्मिनेंट में क्या क्या है, पहले मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स में क्या था हम लोग को, मैट्रिक्स का एलिमेंट पहचानते कैसे हैं, उसका फिर क्या बोलता है हर एक एलिमेंट का वैल्यू कैसे निकलता है। उसके बाद मैट्रिक्स में क्या आया था, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्लस माइनस वाला के साथ। एक और टॉपिक आया था उसमें ट्रांसपोज, जिसमें आया था ना ट्रांसपोज आया था। तो ट्रांसपोज का जरूरत इसी एडजॉइंट को बनाने में किया जाता है। ट्रांसपोज में क्या करते थे हम लोग, रो को कन्वर्ट कर देते थे कॉलम में और कॉलम को बदल देते थे रो में। तो उस ट्रांसपोज का यूज होता है एडजॉइंट में, इसलिए पहले ट्रांसपोज पढ़ाया गया। उसके बाद जो चीज़ वहाँ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में काम होता था उस हिसाब से यहाँ पे भी होगा। बेसिकली एडजॉइंट का जो काम है वो है इन्वर्स निकालना। जैसे पहले याद करो मैट्रिक्स में आता था ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ था, अब बोलता था इसका ए इन्वर्स निकाले, तो क्या करते थे, ए के साथ कोई आइडेंटिटी लगाते थे और उसको रो एलिमेंट्री और कॉलम एलिमेंट्री किसी भी टाइप से ऑपरेशन यूज करके क्या करते थे, जो क्वेश्चन दिया होता था उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करते थे और ए के साथ जो आइडेंटिटी लगाते थे वो क्वेश्चन बदल जाता था किस में, कोई एक अलग मैट्रिक्स में, जिसको ए को इक्वल टू दूसरी तरफ भेजने पे ए इन्वर्स में कन्वर्ट होता था। तो ए इन्वर्स वहाँ जब निकलता था तो क्या बात होता था कि ए मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स जब इक्वलिटी के इधर उधर जाता है तो डिवाइड में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसका कंडीशन क्या था, उसको ए इन्वर्स में लिखते थे। अब यहाँ बात आता है कि अगर डायरेक्टली आपको ए इन्वर्स निकालना हो तब क्या करेंगे, मतलब तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, इसी एडजॉइंट के मेथड से, जिसको हम लोग लिखते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या, अगर किसी क्वेश्चन का आप डिटर्मिनेंट निकाले हुए हैं और उसका एडजॉइंट निकाले हुए थे, एडजॉइंट में अगर डिटर्मिनेंट वाले सेक्शन से डिवाइड कर दो तो ए इन्वर्स निकल जाता है। मतलब ए इन्वर्स निकालने का दो तरीका हो गया। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा, अगर क्वेश्चन आया तो उसमें कैसे पता होगा, क्योंकि एडजॉइंट में और ए इन्वर्स में वो निकालने के लिए कभी भी ऊपर में कोई हेडिंग में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होगा कि आपको बाय एडजॉइंट मेथड यूज करना है या रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। हालांकि एग्जाम बोर्ड एग्जाम ईयर वगैरह में जैसे देता है तो अगर उसको कोई सेक्शन यूज करवाना होगा तो वो हेडिंग में लिख देगा यूजिंग द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन या यूजिंग द कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। और अगर नहीं दिखता है कुछ भी तो इट मीन्स उसका एडजॉइंट निकाल करके करना है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितने आसानी तरीके से बना सकते हैं। डिटर्मिनेंट में क्या होता था, जितना भी रो ऑपरेशन यूज किए थे वो रो और कॉलम मिक्स करते थे। मैट्रिक्स में ऐसा होता था क्या, अगर रो एलिमेंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ रो होगा, कॉलम है तो सिर्फ कॉलम होगा। यहाँ पे भी कंडीशन वही है, बट यहाँ पे ऑपरेशन यूज नहीं करना है। तो इन दोनों को जानने के लिए पहले दो वर्ड जानते हैं, पहला होता है माइनर और दूसरा है कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर के बारे में समझते हैं। तो माइनर और कोफैक्टर हालांकि डिटर्मिनेंट का सेक्शन है, पहला टॉपिक में था, ठीक है, लेकिन उसको अब देखेंगे। अब तो माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए सबसे पहले आते हैं मैट्रिक्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां पे हम लोग पोजीशन का बात करते थे। जैसे मान लेते हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, A11, A12, A21 एंड A22, इस तरीके का कोई मैट्रिक्स है, ठीक। अब मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट का अपना खुद का माइनर होता है। माइनर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले माइनर को डिनोट करते हैं हम लोग m से, और जो इसका पोजीशन होगा उसके हिसाब से i j वाला टर्म यहाँ लग जाएगा, MIJ। हालांकि बुक्स वगैरह में कोफैक्टर को a लिखता है, लेकिन हम लोग बेसिकली इसको CIJ से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में। C फॉर कोफैक्टर, M फॉर माइनर, पहला लेटर है, लेकिन बुक्स वगैरह में इसी को कैपिटल A से लिख देता है, AIJ, ठीक है। तो बाद में हो सकता है मैट्रिक्स और एडजॉइंट एक जैसा दिखने लगता है, इसलिए थोड़ा सा इसको अलग किए हैं। बुक का तरीका अलग है, ये बनाने का तरीका हम लोग अलग यूज करेंगे। हालांकि इसको BCD कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मकसद नहीं है कि यहाँ पे यही पढ़ना चाहिए। हम लोग देखें भाई कोफैक्टर में M पहला लेटर था, C पहला लेटर, तो उसी हिसाब से डाल दिए। बुक्स वगैरह ऐसा नहीं यूज करता, इसलिए वो AIJ लिख देता है, ठीक। इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखो, जैसे ही माइनर बोल दिया तो हर एक एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे A11 है तो A11 का जो पोजीशन है उसका खुद का माइनर होगा। तो खुद का माइनर लिखने के लिए सबसे पहले M11 लिखेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल, बचा क्या, A22 हो गया M11 का वैल्यू,
ठीक है, सीधा जो हम लोग काम करते थे ऑपरेशन यूज करते वक्त, जो इरेज करते थे रो और कॉलम को, सेम काम वही करेंगे बट वहां पे माइनर का यूज होगा। ठीक, माइनर निकालना जब M12 अगर बोलता है ए क्या होगा, ये और ये कैंसिल, A21 हो जाएगा, इसको इरेज कर लो गड़बड़ा जाएगा तो। चलो अब अगर M21 का बात करते हैं तो इसके पोजीशन का ये दोनों कैंसिल, A12 एंड M22 का सॉल्यूशन क्या होने वाला है, M22 का A11। क्लियर, माइनर निकालने में कोई दिक्कत कभी भी देगा, 2 रो 2 कॉलम वाला हो तो भी यही काम करेंगे, 3 रो 3 कॉलम का होगा तो भी यही काम करेंगे बेसिकली। अब 3 रो और 3 कॉलम अगर आ जाता है तब क्या करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट सामने वाला लिख दिए, लेकिन 3 कॉलम में तो 4 को बच जाएगा। तो याद कीजिए 4 को वाला जब एलिमेंट बचता था डिटरमिनेंट में तो क्या करते थे, बस वही डिटरमिनेंट मेथड यूज कर लेना उसमें। ठीक है, चलो एगो देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लो यही लिख लेते हैं कि अगर A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और लास्ट A33, इस तरीका का होगा। अगर यहाँ पे M11 निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले ये लेंगे, ये लेंगे। इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है ना कि देखिए हम लोग इसको लिख नहीं रहे, ऐसा नहीं कि इसको लिखते हैं और बाद में करते हैं, जबकि डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या होता था, जो एलिमेंट होता था उसको यूज करते थे, बट यहाँ नहीं करना है। तो बचेगा मेरे पास क्या, A22, A23, A32 एंड A33। फाइनल सॉल्यूशन जो होगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 हो गया आंसर। कोई डाउट किसी को, है ना, मैट्रिक्स में भी डिटरमिनेंट बिल्कुल बिल्कुल वही चलने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा, बट माइनर निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। ठीक है, अब रहा ये तो हो गया माइनर, कि माइनर हो गया, हर एक एलिमेंट का इस तरीके से निकालेंगे। अगर मान लीजिए A12 का निकालना हो तो किसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट मेथड से। अगर यहाँ पे आता है ये तो हुआ आपका माइनर। अब कोफैक्टर का बात करते हैं, तो कोफैक्टर का बेसिकली एक फॉर्मूला यूज कर लेना है। हालांकि वो फॉर्मूला को याद करना बड़ा आसान सा है, वो बाद में देखेंगे क्वेश्चन के तौर पे, लेकिन एक रूल जो है उसके हिसाब से Cij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij। इट मीन्स आपको जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, पहले तो क्या करेंगे, उसको -1 यानी कि i और j का जो पोजीशन है उसके हिसाब से प्लस माइनस का पढ़ना है, और यहाँ पे बाद Mij जब आएगा तो Mij का सॉल्यूशन कौन सा, यही वाला। अगर मान लीजिए इसके हिसाब से देखा जाए कि Mij है तो C11 का वैल्यू क्या होने वाला है, -1 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू Mij यानी कि M11 ना। अब बताइए -1 पे पावर 2 का सॉल्यूशन क्या होने वाला है, पॉजिटिव, पावर इवन नंबर में है, और M11 का वैल्यू क्या है A22। तो ये हो गया C11 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट पोजीशन। ठीक, अगर मान लिया जाए C12 का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 पे पावर 1 प्लस 2 इंटू M12 इक्वल टू में इसका क्या करने वाले हैं हम लोग, -1 पे पावर 3, सॉल्यूशन क्या होने वाला है -3। तो -3 को तो 3 तो नहीं देंगे ना, सॉरी -3 कैसे, -1 पावर ना 3 है, और M12 का वैल्यू क्या होगा A21। ये हो गया। इस तरीके से आप लोग C13 का सॉरी C21 का एंड C22 का निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, कोई डाउट किसी को, हो जाएगा। ठीक है, ये हाँ, तो इसको थोड़ा नोट करो। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधा बुक का क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं, माइनर और कोफैक्टर निकाल लेंगे, उसके हिसाब से आगे बात करेंगे। ठीक है ना, माइनर कोफैक्टर हुआ। अब आते हैं एडजॉइंट का टॉपिक पे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेगा ऐसा, देखिए एक क्वेश्चन जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले इसका निकालना है माइनर और कोफैक्टर। तो चलिए माइनर निकालते हैं। M11 क्या होने वाला है 5 6 8 9। M12 का क्या होने वाला है, अच्छा इसका सॉल्यूशन साथ में कर ले क्या, 45 माइनस 48 माइनस 3। इसका बताइए
4 6 7 9 कितना होगा 36 माइनस 42 माइनस 6 M 1 3 4 5 7 8 32 माइनस 35 माइनस 3 चलिए M 2 1 का कितना होगा 2। अच्छा अब सॉल्यूशन डायरेक्ट करें, इतना कर लिए बेसिक। अब देखो डायरेक्टली अगर 2 1 का देखा जाए ये 2 3 8 9 यानी कि 18 माइनस 24 क्या होगा माइनस। M 2 2 का बताइएगा 2 2 कौन सा ये वाला 1 3 7 9 तो 9 माइनस 9 माइनस 21 कितना होगा बताइए जल्दी से कितना माइनस 12 ठीक है। M 2 3 का बताइएगा 8 माइनस 14 माइनस 6। M 3 1 का बताइए 12 माइनस 15 माइनस 3। M 3 2 का 6 माइनस 12। M 3 3 का 5 माइनस 8 माइनस 3 ये निकल गया इतना सॉल्यूशन। चलिए अब ध्यान देना है जैसे ये आया माइनर, इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए होता है कोफैक्टर। चलिए कोफैक्टर अगर देखा जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताए थे हम लोग -1 टू द पावर 1 i प्लस जे ना i प्लस जे इंटू एम आई जे। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं डिटेल में करते हैं C11 का सॉल्यूशन -1 पे पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 तो -1 पे पावर 2 का सॉल्यूशन क्या होने वाला है प्लस में आएगा और यानी कि सिर्फ 1 होगा -1 पावर 2 और इसका वैल्यू कितना है -3। फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। अब ये दिक्कत है कि यहाँ तो आ गया ऐसा, अगर सोचो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करें तो कैसे होगा। याद कीजिएगा डिटरमिनेंट जब पढ़ा रहे थे उस वक्त हम लोग एक सिचुएशन लिखाए थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिखाए थे ना, बट इसके बारे में बोले नहीं थे कि आया कहाँ से। डायरेक्टली क्या किए थे बोले थे ऐसा रूल होता है हर एक का पोजीशन है इस काम कर दे दीजिए, तो ये इसी माइनर की वजह से आता है। अब ध्यान दो कोफैक्टर में जब पावर में क्या है पॉजिटिव पार्ट है सॉरी इवन नंबर है तो सॉल्यूशन प्लस में, और जब पावर में ऑड नंबर होगा तो पावर माइनस में आएगा। अब यहाँ ध्यान दो इसका पोजीशन क्या होता है 1 1, इसका पोजीशन इसका तो 1 1 क्या हुआ इवन नंबर है पॉजिटिव है, इसका ना 3 आया ये है तो ये पॉजिटिव, इसका 1 3 है 1 2 प्लस 1 3 है और 3 का पोजीशन क्या हो गया है ना निगेटिव हो गया। क्या हुआ अच्छा कोई नहीं, इसका पोजीशन क्या हो गया 1 2 यानी कि 3 इवन नंबर ऑड नंबर आ गया मतलब उसका माइनस आ गया। और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता था इस पार्ट का यूज होता था। इट मीन्स देखा जाए तो हम लोग सॉल्यूशन से बच सकते हैं कि अगर आई जे वाला जैसे C12 लेते हैं तो पता है हम लोगों को माइनस आएगा इसका क्योंकि ऑड नंबर आ गया माइनस आएगा। अच्छा C12 का वैल्यू क्या है माइनस में और M12 का वैल्यू क्या है मेरा -6, तो हम लोग डायरेक्टली इसको 6 लिख सकते हैं। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं 1 इंटू -6 इक्वल टू सॉरी -1 और यहाँ 6। अब C13 अब सोचिए जरा सा हम मतलब दिमाग में ऐसा जूम करो कि हम लोग ये सॉल्व किए ही नहीं है माइनर निकाले ही नहीं है, डायरेक्ट कोफैक्टर का बात करेंगे तो डायरेक्ट कोफैक्टर के लिए 1 3 है ना, बताइए 1 3 का पोजीशन क्या हो गया पॉजिटिव में पावर 4 हो जाएगा ना मतलब प्लस में आने वाला है। 1 3 के लिए सिचुएशन कौन सा है ये वाला है मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका होगा इसका यानी 32 माइनस 35 सॉल्यूशन कितना होगा तो डायरेक्टली इसको -3 लिखें। अब कोई मतलब बनता है क्या माइनर से या कोफैक्टर से, डायरेक्टली भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पे कि आप अपने माइंड में कितना शार्प कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर जल्दी कीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदा है, वरना डिटेलिंग तो है ही बैठ कर रिविज़न करो। और अगर मान लीजिए दिक्कत होता भी है 1 से 2 बार जहाँ इस चीज़ को डिटेल में करोगे ना समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है चलिए बताइए ज़रा सा 1 4 नहीं सॉरी 2 1 ना 2 1 का बताइए क्या होगा 2 1 3 माइनस है और 2 1 का सॉल्यूशन क्या आएगा -6 यानी कि सीधा 6। C 2 2 का सॉल्यूशन बताइए ये वाला
यानी कि ये -12 तो -12 C23 का सॉल्यूशन 6 C31 का सॉल्यूशन कितना -3 C32 का सॉल्यूशन 6 एंड C33 का सॉल्यूशन -3 हो गया। कोफैक्टर भी कंप्लीट। माइनर कोफैक्टर में किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अब करेंगे क्या कि इसका इन्वर्स कैसे निकलता है। जो इन्वर्स अभी एडजॉइंट में बताया ना, ये माइनर और कोफैक्टर निकलने का तरीका हो गया। अब इसी माइनर और कोफैक्टर से हम लोग इन्वर्स को कैसे निकालेंगे उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको।